तो वो प्रिंसिपल नहीं मानी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा 8वीं क्लास में तेरे पापा रुआ दिया। पिताजी क्या खमा हाँ, कि भाई छोरा फेल हो गया और स्कूल तक निकाल दिया गया। उन्होंने बोले स्कूल तो ले जाओ उसने। अच्छा, तो मैं उस समय सोनू मैच्योर हो गया यार, मतलब बचपना खत्म हो गया उस दिन। 12 साल की उम्र में। हाँ, 12-13 साल की उम्र में जो है ना, फिर नू हो गया यार, ये कुछ करना है। क्या पता मैं पढ़ाई छोड़ चुका होता। भाई मेरे नंबर बड़े कम आया करते, 2 3 5 7 नंबर, कोई नंबर है ये? साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, बिल्कुल उस स्कूल में ना मेरा जो है ना बिल्कुल नाश हो लिया था। पढ़ाई तो जमा जी उतर गया था। अच्छा, फिर पापा ने जो है, आंसुओं की बात तो है ही, उन्होंने साथ भी दिया। फिर पढ़ने में हेल्प करी, ट्यूशन लगवाए, खुद पढ़ाया। पेपर जब होते थे तो मोटिवेट करते थे। मैंने वहाँ से शुरुआत करी, फील्ड बदल दिया। वेटनरी के बाद में मास्टर करता, पीएचडी करता तो मैं, मेरी स्ट्रेंथ कम आती। मैंने वो फील्ड चुना जिसमें मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो थी। अच्छा, लेकिन जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ चाहते हो तो फिर पूरी कायनात जो है ना आपको वो चीज़ पाने में हेल्प करती है। अगर मैंने अफसर बनना है तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात तो सोशल मीडिया कतई बंद कर दूंगा, राइटिंग में सुधार लूँगा, राइटिंग की स्पीड बढ़ा लूँगा। दिन में मैं 12 घंटे 14 घंटे की, और बालक 8-10 घंटे पढ़े तो मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, ताकि मेरी जीके जो उनके बराबर आ सके। मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में क्या था, बहुत सारी बुकों की समरी थी वो। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब तू मरेगा तो कौन तेरे लिए रोएगा? तो अगर एक आम आदमी की मौत मरेंगे ना तो घर वाले रोएंगे। एक बड़ा आदमी, एक मेहनती आदमी जो समाज के कल्याण में काम करता है, अगर कोई बड़ा पद पर चला गया और लोगों को भला कराया तो कितने लोग रोएंगे? 12 या 11 की बात है जब मैंने अपनी डायरी में लिखा कि भाई मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मैं एक दिन आईएएस बनूंगा। मैं एक दिन जो है, मेरी ड्रीम जो थी मैं वहाँ लिखता था। और जब हम चीज़ें लिखते हैं ना तो वो उनको ड्रीम्स को हकीकत बनाने की तरफ एक पहला कदम है। भाई अगर बिल्डिंग बनानी है तो हम पहला काम क्या करांगे? नक्शा बनाओगे, हम पेन तो दिखाएंगे उसने। बिल्कुल। लेकिन हम जो लोग हैं उसको, अपने सपनों को लिखते नहीं, वो जीवन में क्या पाना चाहते हैं। ये भी फर्क है कुछ। ये बहुत बड़ा फर्क है। लड़की का इंटरेस्ट जो है डॉक्टरी में है ही नहीं, वह कोचिंग करने गई, घर वाले के पैसे लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। बीच में लटक गए बच्चे फिर। वो बच्ची जो है सुसाइड करेगी करेगी, क्योंकि उसको तो पता है जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ ना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरा सिलेक्शन हो भी गया तो भी मैं खुश नहीं होंगी। तो जीने की इच्छा, समय तो अपनी रफ्तार तो चला, उम्र तो उम्र तो बीतती निकले, चली जाओगी। तो उस बच्चे की जो इच्छा है वो सुसाइड की तरफ अपने आप जाएगी जाएगी। वो बेरोजगारी जो है उसका बहुत बड़ा कारण या रील है। आप पूछो कैसे है? क्योंकि इसके अंदर लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो कोई स्किल डेवलप होती। 1% भी नहीं। अगर वे किताब पढ़ें या वे कोई कोर्स ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, यूट्यूब पे बड़े फ्री में बढ़िया कोर्स आजकल तो अवेलेबल हैं। बहुत कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वो कंटेंट राइटिंग सीख ले, एआई सीख लें, तो उनसे क्या होगा, उनको रोजगार मिलने के चांस हैं। सबसे पहले तो उसको मूवी देखनी चाहिए 12th फेल। 12th फेल में ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसा ही एक बच्चा है और वो रियल स्टोरी है कि वो कैसे आईएएस बना। आप यूट्यूब के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल करनाल में मौजूद हैं और अपने साथ अमन बिसला जी, आईआरएस डिपार्टमेंट, जैसे आपने पता है आईपीएस आईएएस यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विस, और डिप्टी कमिश्नर के तौर पे यहाँ मौजूद हैं प्रॉपर करनाल के अंदर। और बड़ी गजब की ये वीडियो रहेगी और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वीडियो बनाने का जो मकसद है मैं आपने बताना चाहूँ, जितने बच्चे हैं आज की जो युवा जनरेशन है जो रियल की ज़िंदगी भूल के केवल रील की ज़िंदगी में फंस गए। रील का मतलब जो सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा दिन मतलब अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं ऐसे उंगली घुमा के, केवल खाली चैटिंग और रील्स वगैरह देखना। लेकिन आज अमन बिसला जी की जो भी बंदा वीडियो देखेगा, जो बच्चे हैं मोस्टली एज की अगर हम बात करें तो यही 17 से 22 के बीच, जो कन्फ्यूज हैं, जो करियर को लेके कन्फ्यूज हैं, जो सोच रहे हैं 10th प्लस 2 में कि इसके बाद हम क्या करें, किस डिपार्टमेंट में जाएं, तो बहुत कुछ सीखना आपने मिलेगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनोगे और इसको परखोगे मतलब वीडियो में है क्या, तो इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो यहाँ तक का पहुँचने का तजुर्बा है, वो शायद आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। तो बिशला जी सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू आपका। एक बार आप भी अपना पूरा परिचय दे दो। तो मैं डॉक्टर अमन बिस्ला हूँ, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कार्यरत हूँ और 2016 में और 2017 में यूपीएससी की जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसको मैंने क्वालिफाई किया था 315 और 314 रैंक के साथ। मैंने ग्रेजुएशन जो है वेटनरी डॉक्टर हूँ मैं, तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में मैंने किया था। तो और अब मैं करनाल में पोस्टेड हूँ। और 4 महीने 4 दिन पहले ही आज आए हैं, ये एक संयोग लगाओ, अभी आए हैं। और इनकी जो जर्नी रही है
वो सारी जर्नी आप तक बताऊंगे और लास्ट तक बिल्कुल आपने सुनना है। तो अमन जी, सबसे पहला सवाल यही है कि इस डिपार्टमेंट में आना, जैसे ही +2 की अगर हम बात करें, आजकल तो मतलब बच्चे मॉडर्न हो गए, 10th के बाद भी सपना क्या था, कब आपके दिमाग में आके मुझे इस फील्ड में जाना है, किसी को देख के या फिर कोई वाकया खुद के साथ बढ़ता जब भी हम किसी को देखते हैं? तो बेसिकली ये जो शुरुआत है इस एग्ज़ाम में आने की, तो इसकी जो कहानी है वो पीछे जाती है कि मेरी फेलियर्स में ना मेरे पिता ने मेरा बड़ा साथ दिया। और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाने के लिए मैंने एक सपना देखा कि भाई मैं ऐसा कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करूँ या मैं क्या चीज़ अचीव कर लूँ कि वो समाज में ना अपनी छाती को चौड़ी करके चल सके, समाज में उनका नाम हो। तो क्योंकि मेरा एडमिशन उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में करवाया हमने मिलके, तो वो 2 लाख रुपए फ़ीस थी और मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे। तो मेरे लिए उन्होंने जो है 2 लाख रुपए फ़ीस पे करी। मुझे बड़ा बुरा लगा, 2 लाख की फ़ीस है, रहने का खर्चा है, तो पेरेंट्स के ऊपर मैं बोझ पड़ गया। +2 के बाद जो मैंने डिग्री की, तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि भाई मैं MBBS कॉलेज की तैयारी, मैं MBBS कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मैं 1 साल ड्रॉप कर लेता हूँ। और फर्स्ट ईयर में मुझे मतलब कंप्लीट जब मैंने किया तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। वहाँ टीचर्स ने कहा कि भाई आप इस कॉलेज के हिसाब से ठीक नहीं हो। तो पापा ने कहा कि नहीं, अब रहने दे, अब तेरे 4 साल रह गए और तू अपना काम बढ़िया कर रहे डिग्री यही, उसके बाद सोच लेना कुछ। तो उसके बाद सोच लेना कुछ जब उन्होंने कहा, तो मैंने सोचा कि यार इसके बाद क्या हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया। तो 3rd ईयर में एक टीचर आए जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तब मुझे पता लगा कि IAS का कोई एग्ज़ाम होता है, UPSC कोई संस्था है वो कंडक्ट करवाती है, और ये भारत का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है। तब वहाँ मैंने मेरे पिता का जो मान सम्मान बढ़ाने का सपना था मेरा, तब वहाँ इसकी शुरुआत की मैंने। 3rd ईयर से मैंने इसके बारे में पढ़ना जानना शुरू किया। शायद 20 साल उम्र थी। हाँ, इतनी उम्र रही होगी मेरी, 20 साल की उम्र रही होगी। और फिर इसके बाद डिग्री के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और फिर मैं 2-3 साल मैंने तैयारी करने के बाद 3rd अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ UPSC का। फेलियर की जो आपने बात करी, तो फेलियर किस चीज़ का था? फेलियर जैसे 7th क्लास में मैं फ़ेल हो गया था। हाँ, इंग्लिश मीडियम में मैं आया था 6th क्लास से 7th क्लास के अंदर, और फेल हो गया। तो स्कूल वालों ने मुझे कहा कि भाई 7वीं में दोबारा करनी पड़ेगी 7वीं। अब पेरेंट्स को बड़ा धक्का लग गया कि भाई 7वीं दोबारा करनी पड़ेगी, कौन सी बोर्ड की क्लास है यार। पर DAV स्कूल वाले मानते नहीं है। DAV सफीदों में था मैं, तो पापा ने रिक्वेस्ट करके मना लिया उनको कि भाई 8th क्लास में एडमिशन दे दो, और 8th क्लास में अगर ये फेल हो जाए फिर देख लियो। तो 8th क्लास में जो पहले पेपर होते हैं हमारे सितंबर में, उनमें भी वही हाल हो गया, तो मैं फेल हो गया। तो उस समय पापा ने फिर मेरा एडमिशन जो है अपने सरकारी स्कूल में करवा रखा था, और बाहर एक दूसरा हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूल था, वहाँ मेरे को शिफ्ट किया, वहाँ पढ़ाई की और पेपर उनके स्कूल में दिए। उन्हें सोची होगी मैं नकल करा दूंगा। 8वीं में जो है, 7वीं में फेल होया, 8वीं के पहले पेपर में जो आ रहा है उनमें फेल हो गया। उसके बाद जो है मेरे पिताजी ने बड़ा रिक्वेस्ट करी, भाई मौका दे दो उसको, बच्चे को। तो वो प्रिंसिपल नहीं मानी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा 8वीं क्लास में तेरे पापा रोवा दिया। पिताजी क्या खमा? हाँ, कि भाई छोरा फेल हो गया, स्कूल तक निकाल दिया गया। मैंने बोले स्कूल तो ले जाओ उसने। अच्छा, तो मैं उस समय सोनू मैच्योर हो गया यार, मतलब बचपना खत्म हो गया उस दिन। 12 साल की उम्र में हाँ, 12-13 साल की उम्र में जो है ना, फिर नू हो गया यार, ये कुछ करना है। बाप के आँखें में मतलब आंसुआन है। आसुआ ने जो है ना महसूस करवा दी कि यार ऐसी औलाद का कोई फ़ायदा भी नहीं फिर, कि आए खाना खाया सो गए खेल लिए। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करा मैंने। 8th में मैंने बड़ी मेहनत करी। 8th के बाद फिर मैंने 9th में 10th में मीडियम इंग्लिश मीडियम लिया, पर स्कूल में DAV स्कूल नहीं लिया, दूसरा स्कूल लिया। तो वहाँ उसके बाद फिर नंबर ठीक आए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई। 11th 12th में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों लिए। तो ये मेरी जो है मेहनत, जो पढ़ाई जो थी मेरी एकदम से डाउन चली गई थी, उसका अप टर्न जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। 12th के बाद दूसरी फेलियर क्या रही, 12th के बाद जो है वो कहते रहे कि कोचिंग कर ले 1 साल और फिर एडमिशन ले लिए। मेरे बैम हो गया ना, मैं कोचिंग करूँगा कि मेरा ना होवे कि मेरा 1 साल ख़राब हो जाए। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मैंने ले लिया। फर्स्ट ईयर में जब नंबर गणे आए, सारे टीचर कहने लगे भाई तू यहाँ के लायक नहीं है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मान जो, तो फिर मैं मना कर गए। तो मैं 2 लाख रुपये लग लिए, 1 साल ख़राब हो गया, तो कर ले अभी इसको कंप्लीट। तो ये कहानी मेरी फेलियर की है जी। तो मतलब ये कह सका कि पिता के आँखें में 12 साल की उम्र में जब आपने आंसू देखे, तो उन्होंने आंसुआन आप इतने मजबूत बना दिए कि उसके बाद फिर मजबूत ही होते चले गए। बचपना नहीं रहा, फिर रहा कि भाई हाँ बचपना खत्म हो गया। फिर कि बच्चे होते थे मस्ती में खेल रहे हैं कूद रहे हैं ना, फिर पढ़ना स्टार्ट कराया। बड़ी मुश्किलें आई, पर यार फिर चेंज होगी ज़िंदगी की, जो ट्रैक है ना वो बदल गया। मतलब आप ये मानो हो कि अगर वो आंसू नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ भी नहीं होते।
क्या पता मैं पढ़ाई छोड़ चुका होता भाई। मेरे नंबर बड़े कम आया करते, 2 3 5 7 नंबर, कोई नंबर है ये? साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, बिल्कुल उस स्कूल में ना मेरा जो है ना बिल्कुल नाश हो लिया था। पढ़ाई तो जमा जी उतर गया था। अच्छा। फिर पापा ने जो है, आंसुओं की बात तो है ही, उन्होंने साथ भी दिया। फिर पढ़ने में हेल्प करी, ट्यूशन लगवाई, खुद पढ़ाया। पेपर जब होते थे तो मोटिवेट करते थे। उसके अपने जो सेंटर था मेरा, सीख था, वहाँ लेके जाना डेली, है ना, वहाँ बताना मुझे, एक एक चीज़ समझाना पेपर से पहले। और इससे जो है, माता जी की कैसी सपोर्ट रही? माँ जो है ना वो भी टीचर है मेरी, वो हिंदी के लेक्चरर हैं, पर वो पढ़ाई को लेकर ना ज़्यादा कंसर्न नहीं रही कभी। उनके लिए बच्चों की खुशी मैटर करती थी, ना तो कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर डाला। मतलब साथ में माँ की ममता थी। ममता थी, मतलब उनका प्यार था। और कहीं ना कहीं ये फ्रीडम था मेरी ज़िंदगी में। पापा का भी ऐसे माहौल था कि भाई पढ़ने के लिए कभी उन्होंने प्रेशर नहीं डाला था। लेकिन जब देखे जमा डाउन हो लिया, फिर साथ दिया। लेकिन फ्रीडम रही हमेशा कि क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कितना पढ़ना है। तो उस फ्रीडम के माहौल में हम पले बड़े दोनों भाई। तो यहाँ तक जब आप आए, इस रास्ते के दौरान कोई मुश्किलें आई? देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। जब मैं अपनी पर्सनली बताऊं कि मेरी राइटिंग पुअर थी, मेरे जीके का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत पुअर थी। क्योंकि जो मेरा स्कूली शिक्षा थी 6ठी 7वीं 8वीं वो पुअर रही। और एनसीईआरटी बेस बनाती हैं आपका 6ठी 7वीं 8वीं, समाज के बारे में भी, सोशल साइंस के बारे में भी, वो मेरा वीक था। फिर मैं साइंस का स्टूडेंट हो गया तो साइंस की तरफ तो मैं चला गया, पर सोशल साइंस जो है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मेरा बहुत वीक था। न्यूज़पेपर में पढ़ता था तो सिर्फ न्यूज़पेपर में क्रिकेट की न्यूज़ देखता था। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में क्या फ़र्क है, गवर्नर सीएम में क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो स्ट्रगल तो मेरी इतनी थी, क्रिकेट का इंटरेस्ट? बस क्रिकेट में न्यूज़ देख ली, खेल लिया। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक या एनसीईआरटी जब पढ़नी स्टार्ट करी ना, तो एक पेज में केवल 10-20 वर्ड ऐसे आते थे जिनका मतलब समझ में नहीं आता था। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की एनसीईआरटी लेके आया, वो दोनों पढ़ी। कभी दोस्त को, कभी पापा को बताया कि भाई साथ में पढ़ियो, तब जाकर तो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई। तो जीके 0, राइटिंग 0, राइटिंग की स्पीड कंपैरेटिवली कम। भाई साइंस का टॉपर था अपनी यूनिवर्सिटी का, मैं यूनिवर्सिटी टॉप करी, कॉलेज में लगा था टॉपर है 500 साल, लेकिन सोशल साइंस का 0 था। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी, फील्ड बदल दिया। वेटनरी के बाद में मास्टर करता, पीएचडी करता, तो मैं मेरी स्ट्रेंथ कम आती। मैंने वो फील्ड चुना जिसमें मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 थी। अच्छा। लेकिन जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ चाहते हो तो फिर पूरी कायनात जो है ना आपको वो चीज़ पाने में हेल्प करती है। और मेरे साथ वही हुआ कि जैसे मैं जब कोचिंग स्टार्ट करी तो वहाँ कोई अच्छे टीचर मिल गए, उनकी कुछ बातें समझ में आ गई। जब आप ओपन माइंड से होते हो ना, आप स्पॉन्ज होते हो, तो नॉलेज जो है ना आप ग्रेस्प करते हो। और कई बार लोग हम ना हार्ड हो जाते हैं तो सीखते नहीं किसी से। मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल स्पॉन्ज मानता हूँ, आज भी मानता हूँ मैं कि लर्निंग का मेरे पास बहुत स्कोप है। तो मैंने लिखे, मैं आइडियल चीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक अफसर में, अगर मैंने अफसर बनना है तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो सोशल मीडिया कतई बंद कर दूंगा, राइटिंग में सुधार लूँगा, राइटिंग की स्पीड बढ़ा लूँगा। दिन में मैं 12 घंटे 14 घंटे की, और बालक 8-10 घंटे पढ़ना तो मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, ताकि मेरी जीके जो है उनके बराबर आ सके। मतलब आपने ये सारी चीजें लिख के अपने सामने चिपका दी कहीं? कि भाई ये गुण तो होने चाहिए एक अच्छा अफसर बनने के लिए, एक इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरा डेली का टाइम टेबल क्या होगा, मेरे 1 साल का शेड्यूल बना के लिखा कि मैं कैसे कवर करूंगा। दोस्तों से मैं नाते तोड़े, घर वालों से बात करनी कम करी, दोस्तों के साथ महीने में 1 बार बात करूंगा, माँ बाप के साथ हफ्ते में 1 बार बात करूंगा। तो इतने मैंने अपने ऊपर रूल बनाए। तो मतलब बाहर घूमना फिरना, खेलना, यार दोस्त शादी हम की सब छोड़ दिया, बहुत बहुत रेयर। कोई गणे नज़दीकी की परिवार में शादी है तो चला गया, नहीं तो बिल्कुल बंद। डिसिप्लिन 365 में थे, 350 दिन मैं डिसिप्लिन में रहूँगा। 8 घंटे मिनिमम पढ़ूंगा, न्यू नहीं भाई आज मैं पढ़ नहीं रहा, आज 16 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़े है नहीं। एक प्रॉपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। और मूड खराब होता तो मैं किताब पढ़ लेंदा, मोटिवेशनल किताब रखी है ना पीछे, तो उस समय से मेरे को आदत पड़ी। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु क्या है, ये किताब है। 1 मिनट में बात रोकूं आपकी। मूड खराब की बात आपने करी, लोग के को मूड खराब, कोई मूवी देख ले या बाहर घूमने चले जा, पहाड़ा में चले जा, यार दोस्तों के साथ घूमने चले जा। आपने एक और गजब बात बता दी, किताब। तो अब किताब क्या है, एक इंसान जब किताब लिखता है ना तो अपने पूरे जीवन का, अपनी पूरी बुद्धि, विजडम, सार है वो। तो एक छोटी सी किताब अगर आप पढ़ लेते हो, 2 दिन 3 दिन लगे, आपको उस व्यक्ति का पूरा जीवन का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और आप अपनी स्पीड से पढ़ सको किताब ने। और सबसे बड़ी बात है, टाइम वेस्ट को ना होता। भाई आप घूमने जाओगे, दोस्तों में जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। खर्चा करके आऊंगा। हाँ, तो जो मैंने बताया कि मैं स्पॉन्ज की तरह
सोख लो, लर्निंग करो। स्पॉन्ज हो नहीं, उन्हें इधर से पानी के ऊपर पानी पी लेगा। वैसे ही आप अपने आप को इतना ओपन रखो कि लर्निंग के लिए, और उससे मूड भी फ्रेश होता था और मोटिवेशन मिलता था बड़ा अच्छा। क्योंकि बड़ी कम एक बुक है, मैं उसको हर पॉडकास्ट में हर बच्चे को सलाह देता हूँ, भाई टाइम कम होता है हमारे पास, हम कोई नोवेल तो पढ़ नहीं सकते, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। तो उस बुक में क्या था, बहुत सारी बुकों की समरी थी वो। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब तू मरेगा तो कौन तेरे लिए रोएगा। तो अगर एक आम आदमी की मौत मरेंगे ना तो घर वाले रोएंगे। एक बड़ा आदमी, एक मेहनती आदमी जो समाज के कल्याण में काम करता है, अगर कोई बड़ा पद पर चला गया और लोगों को भला कराया तो कितने लोग रोएंगे। उसके टाइटल में ही सब कुछ था, रोबिन शर्मा। और छोटी छोटी बातें उसमें बता रखी थी। एक बार क्या होया, रोबिन शर्मा की बुक है ये। एक बार क्या होया, मैं कॉलेज में था जब मैं मास्टर करने गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनका जब देहांत होया, वो न्यूज़ में एक ऐप थी, कोई इन शॉर्ट्स करके एक ऐप थी, उस ऐप पर नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है अब नहीं रहे। आँखों में आंसू आया। चल रहे थे, वो कर रहे थे मैं और मेरा दोस्त, उस न्यूज़ को पढ़ के ना आंखों में आंसू आया मेरे। मैंने उस चीज़ को कनेक्ट किया, यार देखो ना कभी मैं मिला, ना कभी जाना, ना पहचाना, कभी देखे टीवी में, देखे सुना, उनके बारे में जाना बस कि वो कितने महान आदमी थे। उससे आंखों में आंसू आ गया। तो ये बुक जो है ना, कुछ समय बाद ही मुझे बुक मिल गई। मैं किंडल पढ़ता हूँ, अमेजन किंडल, वहाँ अच्छी बुक्स जो है ना अपने आप आती रहती हैं ऊपर। तो देखिए कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो मैंने वो दो चीज़ें जोड़ी, फिर ये बुक पढ़ने की मेरी क्यूरियोसिटी जागी। अच्छा, पढ़ना स्टार्ट किया तो इस बुक में जीवन के इतने प्यारे प्यारे मूल मंत्र हैं, मोटिवेशन के सीख हैं, जिनको सीख के बच्चे जो है बहुत कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और ख़ास बात जो मेरी थी वो ये थी कि मैं जर्नल राइटिंग करता था, एक डायरी मेंटेन करता था। उसमें मैं अपने सपने, अपना दिन का, अपने दुख की गाथाएं या अपने सुख की बातें उसमें लिखता था। तो आप यकीन मानो 2012 या 11 की बात है, जब मैंने अपनी डायरी में लिखा कि भाई मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मैं एक दिन आईएएस बनूंगा। मैं एक दिन जो है मेरी ड्रीम जो थी मैं वहाँ लिखता था। और जब हम चीज़ें लिखते हैं ना तो वो उनको ड्रीम्स को हकीकत बनाने की तरफ एक पहला कदम है। भाई अगर बिल्डिंग बनानी है तो हम पहला काम क्या करांगे, नक्शा बनाओगे, हम पेन तो दिखाएंगे उसने। लेकिन हम जो लोग हैं उसको अपने सपनों को लिखते नहीं, वो जीवन में क्या पाना चाहते हैं। ये भी फर्क है कुछ, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए जो है ना जर्नल राइटिंग बच्चों को जरूर करनी चाहिए। दिन में सुबह या शाम को बैठो, अपने जीवन के सपने उसमें लिखो, क्या आपने काम किया, उन लक्ष्यों को हासिल करोगे कैसे, क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए, उन सबको आप लिखो। तब जाके वो चीज़ें आपके जीवन में अमल होनी स्टार्ट होती हैं। फिर उनको डेली रिवाइज करो, देखो आपके सपने क्या हैं। और डायरी जो है ना, आप उसको एक अच्छा दोस्त बनाओ। और ये भी एक सफलता के पीछे मेरी बहुत बड़ा अहम मतलब योगदान है इस चीज़ का। स्कूल में जब हम पढ़ते थे एक चीज़ मास्टर जी बताते थे कि वहाँ डायरी लगती थी कि आप स्कूल का टाइम टेबल लिखो। और एक चीज़ और है कि जब तक वो कहानी भाई बड़ा नहीं सोचोगे आप बड़ा नहीं कर पाओगे, कि सपना लेना ज़रूरी है ताकि उस सपने के अकॉर्डिंग आप चल सको। जो बच्चे मान लो आज अगर हम बात करा +2 तक, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या था कि पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, बेटा क्या पता फौज में जाना चाहता हो। पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, क्या पता बेटा एक बिजनेसमैन बनना चाहता हो। ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, माँ बाप के बीच में, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चे किस तरीके से माँ बाप को कन्विंस करें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या माँ बाप इस चीज़ को कैसे समझें कि मेरा बेटा क्या चाहता है, हमें उसी फील्ड में जाने देना चाहिए। ये सबसे बड़ा, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आज के दिन है ना, हमारी पूरी पीढ़ी, नई जनरेशन भी और पुरानी जनरेशन भी इसी बात को लेकर जूत बजावे है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई माँ बाप तो सुसाइड तक करते हैं बच्चे कि मतलब भाई माँ बाप से तंग होकर, माँ बाप ने जबरदस्ती की पढ़ाई किया किसी चीज़ की, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इस छोटी बात पे जिंदगी चली गई। अब माँ बाप और बच्चों के बीच की जो ये तनाव है ना, इसको दूर करने का समाधान जो है, ये बैठेंगे ना साथ में और बैठ के आपस में अपने विचार दो। माँ बाप तो नहीं बताओ भाई मैं ये प्रोफेशन तेरे लिए इसलिए चाहता हूँ, ये प्लस पॉइंट है इसमें। और बच्चा अपने विचार रखे कि भाई मैं ये प्रोफेशन इसलिए चाहता हूँ। मैं कई बार क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो माँ बाप उनको सहारा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। पर जब बच्चे बिल्कुल स्ट्रोंगली बिलीव करते हैं कि भाई मेरा कैरियर इस फील्ड में अच्छा बनेगा, चाहे 2 रुपये घाट हैं, 2 रुपये ज़्यादा हैं, उस चीज़ को हमने छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बच्चे को वो कार्य है। अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, दिन में 8 घंटे 10 घंटे करना है, माँ बाप को नहीं करना, उसमें माँ बाप का 0% रोल है।
क्योंकि ड्यूटी पे जब जाता है, मैं आज ड्यूटी पे आता हूँ, मेरी मम्मी को मेरे पापा को क्या पता मैं क्या काम करता हूँ, ना कभी उन्हें इंटरेस्ट, या वो क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता। अब अगर वो मेरे कैरियर को डिसाइड करेंगे तो वो मेरे मन को नहीं समझ सकते पूरी तरह से, और इससे क्या होगा मेरे मन में, मतलब जो काम मैं करना नहीं चाहता, जो कैरियर की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, अगर मुझे उसकी तरफ फोर्स करेंगे तो मैं अपना 100% नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी का काम है। सही बात इसीलिए फेलियर हो रही है बच्चों के बीच। अगर बैठ के पेरेंट्स आपस में डिस्कस करें बच्चे के साथ, और बच्चे का मन का जो चीज़ है, भाई तेरा क्या मन है, बच्चा को मुझे आर्टिस्ट बनना है, बोले बोल आर्टिस्ट बनने के लिए तेरे को क्या चीज़ चाहिए, कहाँ एडमिशन करावा, के पेंट करना है तेने, कोई फोटोग्राफर जो इक्विपमेंट्स चाहिए तेने वो हम देवांगे, फिर तू उसमें कामयाब होकर दिखा। सही बात है। वो बच्चा दिन रात मेहनत करेगा। अगर वो 10% मेहनत करता ना पेरेंट्स के कैरियर पे, तो यहाँ वो 100% नहीं 200-250 करेगा, क्योंकि खुद का इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट है, खुद का उसने चैलेंज लिया है। आप अपने बच्चे को चैलेंज दो, बजाय कि आप उसको रास्ता दिखाने के या उसके ऊपर थोपने के। कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? यही तो कारण है, माँ बाप ने जिद करी डॉक्टर बने, लड़की का इंटरेस्ट जो है डॉक्टरी में है ही नहीं, वह कोचिंग करने गई, घर वाले पैसे लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, बीच में लटक गए बच्चे के। वो बच्ची जो है सुसाइड करेगी, क्योंकि उसको तो पता है जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरा सिलेक्शन हो भी गया तो भी मैं खुश नहीं होंगी। तो वो जीने की इच्छा, समय तो अपनी रफ्तार तो चला, उम्र तो उम्र तो निकले, तो उस बच्चे की जो इच्छा है वो सुसाइड की तरफ अपने आप जाएगी। और वो माँ बाप ने बच्चा तो खोया, समाज में इज्जत खोई अपनी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक जीवन, अपने बच्चे का जीवन दिया जिसको, उसी का जीवन छीन लिया। तो यहाँ हमारे माँ बाप को शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को बदलाव करने की जरूरत है। 3 इडियट की जो मूवी आई थी, कितनी अच्छी मूवी है वो पेरेंट्स को देखनी चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को कि थोप ना, कोई भी कैरियर छोटा और बड़ा नहीं होता। हमने क्या कर रखा है ना हमारे समाज में, कैरियर को छोटा और बड़ा बना रखा, इंजीनियर डॉक्टर बहुत बड़े, आईएएस बहुत बड़ा, और पेंटर म्यूजिशियन फिल्म एक्टर ये कमज़ोर, ये कौन है बढ़िया? भाई ये कौन होता हम डिसाइड करने वाले? किसी भी फील्ड में मतलब क्या पता एक आईपीएस वो काम नहीं कर पाओ जो काम है कांस्टेबल कर दे। 100% कर दे, ओ, बिल्कुल तो ऐसे ऐसे होते हैं। और काम उससे पहचान भी मिलती है उसको। काम करने का जो आनंद है उस पर महत्वता देते ही नहीं हमारा समाज। भाई जो काम मैं पसंद करता हूँ, अगर उसी में जॉब प्रोफेशन होगा मेरा, तो मैं उसको आनंद लूँगा। अभी मेरा एक दोस्त आया, विकास नाम है उनका, वो अपने भाई की स्टोरी बता रहे थे। वो जो ना बहुत शानदार आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, बहुत शानदार, एक नंबर, इतने अवार्ड मिलते थे उनको, उनकी फीस माफ़ होगी 6ठी तक स्कूल की। माँ बाप ने परेशान कर के हटा के उसके कागज़ पाट देंगे, उसकी ब्रश पे तोड़ देंगे, वो बेचारा पॉकेट मनी से इकट्ठे करता, और उसका जी तार दिया, उन्हें पेंटिंग बंद कर दी। उसके अंदर इतना बढ़िया टैलेंट था, और आज वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है बेचारा। तो उसके माँ बाप ने उसके सपने को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ वो बच्चा थोड़ी गलत है यार, गलत तो माँ बाप है ना। उन्हें नू लगा था भाई पेंटर के कोई कैरियर नहीं है, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे इसमें। पैसा सब कुछ नहीं होता, और पैसा कमा लेता आदमी जब टैलेंटेड होता है ना। उन्हें कौन बेरा ना, पिकासो कौन था, लाविंसी कौन थे, पता नहीं ना उनको, क्योंकि उनकी बुद्धि नॉलेज अनपढ़ता ही तो है। अभी जस्ट 2-1 महीने पहले की बात है, राजू कलाकार 2 पत्थर बजाता था, हालांकि उस चीज़ का एक्सपीरियंस था, उसका तजर्बा था। गलियों में घूमता था, किसी ने वीडियो वायरल कर दी, वो एक गाना था कि दिल पे चलाएं छुरिया। सोनू निगम बहुत बड़ा नाम है, मतलब सिंगिंग इंडस्ट्री में दुनिया जानती है, एक अलग ही नाम कमाया। सोनू निगम तक वो गाना गाया, वायरल हुआ। सोनू निगम ने खुद उसको बुलाया। एक गलियों में घूमने वाला, सस्ते कपड़े, फटे हुए कपड़े, एक अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहना के, चश्मे लगा के विदेश में जाना। और जब सोनू निगम ने आगे से ये बोला कि आप मुझे सिखाओ, तो उस इंसान की कितनी खुशी हुई होगी। मतलब उसने क्या सोचा कि कभी 1-2 पत्थर बजाने वाला भी कोई कलाकार बन सकता है। उसी गाने को दोबारा रिलीज कर दिया जिसमें स्पेशल पत्थर की आवाज़ दी गई, और आज राजू कलाकार एक ब्रांड बन गया, पूरी दुनिया में नाम कमा गया। बस, लेकिन हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हम बालक ने देख के या दुनिया की भीड़ ने देख के हम जो अपने बच्चों को कामयाब कर देंगे, तो मूर्खता है। एक मछली पानी की रानी है, उन्हें अगर पानी से बाहर निकालोगे और कहोगे घोड़े के लिए रेस लगा, तो यार वो तो हारेगी, या घोड़े मरे जाएगी वो तो। अरे जब घोड़े ने कहोगे ना भाई बाजना कोन्या, पीठ पे चढ़ना है, बंदर के लिए रेस लगा, तो बंदर के लिए रेस ना लगा घोड़ा,
चढ़ जा पेट पे, आ रहेगा यार वो। मतलब सबका अपना एक फील्ड। हम सबके अंदर ना भगवान ने इतने बढ़िया जीन और इतना बढ़िया टैलेंट भर कर देखा है। अरे मदद करो अपने बच्चे को उसका टैलेंट उसका पैशन पहचानने के लिए, धक्का ना दो। बिजला जी एक चीज़ और बताओ, आज के टाइम में मैं मोस्टली जब कोई बच्चा या तो शिक्षा में या खेल में कोई मेडल लेकर आता जीत कर, उसमें एक चीज़ जरूर बोलते हैं कि आप रील की ज़िंदगी से रियल में आ जाओ एक बार। इस सोशल मीडिया का कितना इफेक्ट है? सोशल मीडिया का इतना इफेक्ट है कि हमारे जो युवा बेरोजगार है ना, वो बेरोजगारी जो है उसका बहुत बड़ा कारण यह रील है। अब पूछो कैसे है, क्योंकि इसके अंदर लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो कोई स्किल डेवलप होती। 1% भी नहीं। अगर वे किताब पढ़ें या वे कोई कोर्स ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, यूट्यूब पे बड़े फ्री में बढ़िया कोर्स अवेलेबल है। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वो कंटेंट राइटिंग सीख ले, एआई सीख लें, तो उनसे क्या होगा, उनको रोजगार मिलने के चांस है, नौकरी मिलने के चांस है। ठीक है, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, स्कूल अच्छा नहीं रहा, कॉलेज अच्छा नहीं था, खुद का काम तो कुछ भी कर सकते लेकिन वो अगर रील वाला टाइम कोई कोर्स सीखने में लगा दे, उससे उनकी स्किल बढ़ेगी, वो 4 जगह अप्लाई करेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस रील की वजह से जो बेरोजगार है उनका कारण क्या है, वो खुद ही है एक बहुत बड़ा कारण। क्योंकि ये तो वरदान भी है और अभिशाप भी है सोशल मीडिया। आप इससे क्या लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलती है जो रील है। ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं इनके पीछे, जो इस तरह से बनाते हैं एल्गोरिथम को कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आता है। जो पढ़े लिखे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं ना, आप और मैं जो कामयाब है जीवन में, हम भी अगर रील देखना स्टार्ट कर दें तो रुकने का मन ही नहीं करता। मन यही करता है एक देख ली इसकी 10 और देख। 1-2 घंटा और चलती रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एडिक्शन है, जैसे शराब, लत है ये तो, जैसे कि ड्रग्स, ये एक बहुत बड़ी लत है। नशा भी कह सकते तो इसको जब हम नशा न मानेंगे ना कि नशा है, तभी हम इसको दूर हटेंगे इससे। हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमें बच्चों को हटाएंगे कि भाई ये तो नशा है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला नशा है। डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी ज़्यादा इससे आती है हमारे जीवन में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने साइंटिफिक प्रूफ है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। अब उनको प्रमोट कौन करेगा, ये तो करेगा नहीं उसने। अगर ये प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया तो इनका दुकान बंद हो जाएगी, वो दब कर रह जाती है। सोशल मीडिया में तो वो चीज़ प्रमोट करते हैं जो उनके भले की है। तो इसलिए इस सोशल मीडिया से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया समाधान क्या है, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दो बढ़िया चीज़ों में। रील ना देख के रियल लाइफ में अच्छा महान बनना कैसे है, कोई स्किल सीखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको एडिक्शन मान लो, ये एडिक्शन है, भाई नशा हम छोड़। नशा है। तीसरी चीज़, अपने फ़ोन पे जितनी फालतू की ऐप है डिलीट कर सकते हो ना, कर दो। अगर मेरे कमरे में दारू की बोतल सिगरेट की डब्बी पड़ी रहे चुकरद है, मेरा जी नहीं करेगा। कदर कदर तो करा। मैं कितना कंट्रोल वाला आदमी हूँ, देखूंगा मैं या पी के देखूंगा मैं। तो इनको डिलीट कर दो, कुछ जीवन में फ़र्क पड़ेगा। जो कोई आदमी आप तो ऊपर कामयाब है, उसने देख के आपका जलन होगी, मूड खराब होगा। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फिल्टर वाली फ़ोटो देखोगे आप, नकली फ़ोटो है वो, आपको लगेगा दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, रियलिटी कुछ और है। आप डिप्रेशन में जाओगे, आप दुखी होगे। तो खुद दुखी होने के लिए आप अपने फ़ोन में ऐप डाल रहे हो। तीसरा सुझाव है ना, डिलीट कर दो। चौथा सुझाव है का जी ऐप रखनी भी है अगर, तो उन सभी के नोटिफिकेशन बंद कर दो। मैंने मेरे फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं, फ़ोन को भी वाइब्रेंट मोड पर रखता हूँ मैं, ताकि अब पता ही नहीं चले आया क्या। आया है कि ये फ़ोन तंग करना छोड़ गया मैंने। फ़ोन को एक आदमी की तरह मानो। एक किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें बड़ी अच्छी सलाह दी, बोले फ़ोन को ना आदमी की तरह मानो। एक आदमी है जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्या एक इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड करना अच्छा है? क्या संगति है एक इंसान की जो आपने उल्टी उल्टी बात बता रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बढ़िया है। आपका परिवार आपसे दुखी, आपका काम अच्छे से होता नहीं है। जो फोकस होया करता था ना, कोई भी काम करते हैं हम, डीप वर्क करते हैं, उसके लिए पूरा फोकस चाहिए उस काम के लिए। बिल्कुल सही बात है। वो फोकस खत्म हो गया। क्यों? जैसे ही आप काम कर रहे हो, टिंग आवाज़ आएगी, आप वहाँ ध्यान चला जाएगा। एकदम डिस्टर्ब। एक रिसर्च ये कहती है कि 23 मिनट खराब हो जाती हैं, 23 मिनट का दोबारा दोबारा mind को वही लाने पे, उसी एनर्जी पे लाने के लिए। सही। तो हम जो है इस बीमारी से बच लो। बेरोजगार जो बच्चे हैं ना, और जो रोजगार भी पा रहे हैं, उनके काम की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी जमा खत्म होगी इसकी वजह से। बुक्स का कितना रोल है लाइफ के अंदर? बुक्स जो है ना, एक बड़ी अच्छी मैंने कहावत पढ़ी थी कि एक अच्छी बुक 100 अच्छे दोस्तों से भी बढ़िया है। 100 अच्छे दोस्त एक तरफ, एक अच्छी एक अच्छी बुक एक तरफ।
ये 100 दोस्त कह लो, अच्छे दोस्त ना कह के, एक बुक एक तरफ। तो जो बुक है ना, मैंने पहले ही आपको बताया कि जीवन का सार है एक व्यक्ति की, और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ ली, 2 बुक पढ़ ली, 5 पढ़ ली, 20 पढ़ ली, या बुक इकट्ठी कर ली ना, तो उन्हें पढ़े हैं छोड़ दें, आधी पढ़े हैं दूसरी बुक में मूव कर जाएं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक्शन अप्लाई करना जरूरी है। आप पढ़ लो, नॉलेज हो जाएगी, भूल जाओगे। हमारा दिमाग जो है ना, बना किस चीज़ के लिए है, भूलने के लिए बना है। हमारा दिमाग चीज़ों को याद नहीं रख सकता। आइडियाज़ तो नहीं लिया होगा वो, पर चीज़ स्टोर नहीं कर सकता। स्टोरेज की जो मेमोरी बड़ी वीक है इसकी, और बढ़िया बात भी है वह, जीवन में दुख है मैं भूल जा, बढ़िया है। तो किताब में कोई चीज़ पढ़ी आपने और उसको आपने अपने जीवन में नहीं लाया, उसको लिखा नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करा, तो वह बुक पढ़ी हुई भी जीरो हो जाएगी थोड़े से दिनों बाद। तो इसलिए बुक्स, अगर आप चाहते हो बुक्स से कुछ सीखो, तो आप उसको इमीडिएटली अप्लाई करो, उसके सुझावों को पढ़ो ना, पढ़ो, लिखो और फिर अप्लाई करो। सबसे बड़ी जो चीज़ है, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये चीज़ कि भाई पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, या मैं मतलब फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसी क्या चीज़ है दिमाग में? दिमाग तो सबका सेम ही है, वजन भी सबका सेम है, दिमाग का तो शरीर का ज़्यादा कम हो सकता है, कि ऐसी कौन सी चीज़ माइंड में है कि उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, जहाँ से करियर बनना है, और उनका बाकी सारी चीज़ें मन लग जाए, फिल्म में मन लग जाए, खेलने में मन लग जाए, ये क्या? अब इसमें देखो, अगर हम फिल्म की बात करा तो क्या सारी फिल्म बढ़िया लगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ फिल्म बढ़िया लगे हैं, कुछ बेकार। तो क्या खेल सारे बढ़िया लगे? मन तो क्रिकेट बढ़िया लगा करता, उसके अलावा कोई खेल पसंद आया ही नहीं। ईब थोड़ा बड़ा टीटी आ जाए तो क्या सारे आवे? नहीं। उसी प्रकार जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई भी आपको, जो पढ़ाई जाती है क्लास में, जो टीचर होते हैं कई बार, उनकी वजह से आपका पढ़ाई से रुचि हट जाती है। अगर टीचर बढ़िया है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है। बहुत सारे बच्चे से बताते हैं कि मेरे टीचर अच्छे थे मैथ के, तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट बन गया। तो एक तो गलती कहाँ होती है, टीचर अच्छे ना होना जीवन में। दूसरी होती है कि पढ़ाने का तरीका जो टीचर का था वो अच्छा ना होना। तीसरी होती है कि आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना बढ़ना। तो ये नेचुरल है। लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट किसी का नहीं बन रहा, तो किस में इंटरेस्ट बन रहा? खेल में बन रहा है, तो कैरियर वहाँ बनाओ ना। सचिन तेंदुलकर क्यों बने क्रिकेटर मान? पढ़ाई छोड़ दी ना, पहली चीज़ तो यहाँ। अब अगर किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा, और पेरेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, तो उसको जो है स्टोरी टेलिंग बदलो। उसको पढ़ाने का जो कारण है उस पर बात करो बच्चे के साथ कि भाई पढ़ाई क्यों जरूरी है। बैठ कर एक बार गुस्सा कर दिया, पढ़ना नो जरूरी है, अरे साथ बैठो ना बच्चे की। 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, बैठ जाओ ना। कुछ लोग कहते हैं हम तो अनपढ़ है जी, हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठ तो सको, बच्चे के साथ बात करो, बेटा क्या पढ़ाई करी, मुझे थोड़ा समझा दे अपनी भाषा में। अगर पढ़े लिखे हो तो उसको स्टोरी में डालो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ बच्चे के लिए, कि भाई बच्चा मूवी की तरफ भाग रहा है, या स्पोर्ट्स की तरफ भाग रहा है, या खेलने की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो उस चीज़ को आप पढ़ाई में कैसे ला सकते हो, खेल को और पढ़ाई को कैसे जोड़ सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। भाई तू ऐसा कर, 2 घंटे बढ़िया से पढ़ के दिखा, और ये चीज़ करके दिखा, लिख कर दिखाइए मैंने कोई ऐसे, या सुनाइए, फिर खेलने के लिए जाइए। तो आपने एक बोरिंग चीज़ को एक इंटरेस्टिंग चीज़ से जोड़ दिया, या आपने एक बोरिंग पढ़ाई, अगर बोरिंग है उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। तो इस तरह से माँ बाप को या टीचर्स को बच्चे के लिए ये करना चाहिए। अगर हम बड़े हो गए हैं फिर भी हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो ये काम हमें खुद करना चाहिए, कंडीशन लगानी चाहिए। जैसे मैं खुद को, जैसे मैं अगर बताऊं, मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक था, आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था। तो जो मैं पढ़ता था तो कोई चीज़ ऐसी होती थी मुझे समझ में नहीं आती थी, बोरिंग लगती थी, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी करी नहीं, जैसे मैंने एनसीईआरटी बताई, मेरा मकसद बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैंने करना है, लेकिन डेली मोटिवेशन कहाँ से बनेगा? किताब पढ़ ली उससे मोटिवेशन मिल जाएगा, और कहाँ से मिलेगा? तो मैंने मान लो 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैंने खुद को कहा भाई मैं अगर ये 3 चैप्टर कर लूँगा आज पूरे अच्छे से, और उनके नोट्स बना लूँगा, तो मैं आइसक्रीम खाऊँगा, मैं कलाकंद खाऊँगा। तो मैंने खुद पे कंडीशन लागू कर दी कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा। तो जो मैच्योर लोग हैं वो इस तरह से उन चीज़ों में कर सकते हैं, या उनको इंटरेस्टिंग बनाओ, कोई स्टोरी बनाओ, कोई याद करने का तरीका ढूंढो, कोई राइम ढूंढो, तो उसको इंटरेस्टिंग बना के आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। एक चीज़ और है, ये भी मतलब है कि खुद से प्रॉमिस भी जरूरी है। अगर लाइफ में कामयाब होना, कुछ बड़ा करना है, छोटा तो कोई भी कर सकता है। ये कहा अगर भाई मन्ना तेरे तो प्रॉमिस कर दिया कि मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन बड़े लोग यही बोलते हैं जो कामयाब, कि किसी और से नहीं, खुद से वादा करो और उसको निभाओ। ये वो वादा है, खुद से जो वादा करते हैं। जैसे मैंने वादा पापा को थोड़ी करा
कि भाई मैं आपको बड़ा करव कराने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, वो तो मेरे अंदर था ना। जितनी भी बड़ी इमारत होगी ना, उतनी ही उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना भी बड़ा पेड़ होगा ना, उसकी जड़ें अगर मजबूत नहीं है तो गिर जाएगा। तो अगर आपका मोटिवेशन और जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो वो बहुत बड़ा है, उसके पीछे का मोटिवेशन अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ी सी हवा में वो पड़ लेगा पेड़, या वो बिल्डिंग गिर जाएगी, थोड़ी सी हवा चलेगी तो पहले तो बैठ कर आप उस मकसद को क्यों पाना चाहते हो, उसकी वजह क्या है, उस वजह को लिखो, और उस कितनी मजबूत वजह है वो, उस पर काम करो आप, कि आप शिद्दत कितनी है आपकी उसके प्रति, तभी आप उस बड़े सपने को पाओगे। नहीं तो बड़ा सपना जो देखते हैं ना लोग, चोट बहुत खाते हैं। तो क्योंकि एफर्ट नहीं करते उस हिसाब औकात बनाओ। जैसे मैंने बताया ना कि मैं ये गुण लेकर आया अपने अंदर, भाई ये गुण चाहिए, औकात, बारी बनो, स्ट्रोंग बनो। जितने बारी बनोगे, ऊपर पेड़ को अगर मुझे रोकना है तो जड़ें बारी होनी चाहिए ना, मजबूत होनी चाहिए ना यार, वो फैली हुई होनी चाहिए। तो एक कारण तो उनमें हो गया, जड़ होगी कि भाई मैं मेरे माँ बाप को गर्व महसूस करना चाहता हूँ, क्या यही कारण था? नहीं, और भी कारण थे कि मैं समाज कल्याण में जाना चाहता हूँ, कि मैं जो इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, तो मैं समाज का भला करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दिया कि भाई मैं जब मरूँ तो लोगों की आँखों में आंसू आवे, कि वो भी एक कारण था। तो ये बहुत सारी वजह बनी मेरी। उसके बाद अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाया, आंसर राइटिंग में प्रूव करना, जीके बढ़ानी, एक मैच्योर इंसान बनना, दोस्तों से टाइम काटा। तो वो सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, वो जड़ें मजबूत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी जड़ें मजबूत करूँगा, सपना उतना ही पाने के चांसेस उसके बढ़ेंगे, नहीं तो बीच में गिर जाएगा। बहुत सारे लोग बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, क्यों? उनके जो नीचे जो रूट्स है ना, उन पर वो काम नहीं करते, वो कमज़ोर होती है। एक चीज़ और है, जैसे देखो आज आप एक अच्छे कामयाब इंसान हो, डिप्टी कमिश्नर के पद पे हो, सरकारी नौकरी, सब कुछ सही है, तो मतलब फिर आपके दिमाग में ये क्यों चल रहा है भाई, आप अपनी ड्यूटी करके अपना पैसा आ रहा है, सब कुछ लाइफ आपकी वेल सेट है, तो फिर दूसरों के लिए दर्द क्यों आपके अंदर? जीवन में ना, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सेवा भाव, कि आप दूसरों की मदद क्यों करना चाहते हो। जैसे मैं आपके साथ टाइम ही नहीं होता ना पॉडकास्ट किसी है, के पास। तो या मैं बच्चों के साथ यूट्यूब पे इंटरेक्ट करता हूँ, उनके डाउट्स लेता हूँ, तो जो इस सेवा भाव है ना, इससे इतनी आंतरिक खुशी मिलती है जिसकी कल्पना या उसको शब्दों में डालने में मुझे बड़ा जोर लगेगा, मतलब उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, या फिर इसकी कीमत नहीं है? इसकी जैसे मैं रोबिन शर्मा का नाम लेता हूँ बार बार, कि भाई उनकी बुक ने मेरा जीवन बदल दिया। या मैंने रोबिन एक अन अकेडमी जिन्होंने स्टार्ट करी थी, नाम सेव करेगा अभी, उनका यूट्यूब पे वीडियो देखी मैंने, उससे मैं मोटिवेट होया, उन चीज़ों ने मेरा जीवन बदल दिया। तो उन्होंने वो चीज़ करी जो मैं आज कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन बदला ना। ऐसे कितनों का जीवन बदला होगा, तो जो मैं आज कर रहा हूँ, ऐसे भविष्य में कितने लोग बनेंगे जिनका जीवन बदलेगा मेरी वजह से। उसका आनंद पैसा, नौकरी, सुख सुविधाएं कभी भी नहीं ले सकती। मतलब आप किसी के जीवन बदलने की वजह बनना चाहते हो? हाँ, सीधी सी बात ये है कि भाई, और इसी में मजा है, इस ये किसी भी चीज़ से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, इस खुशी की, ये आनंद है। जो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, जिनको मैंने गाइड किया, स्ट्रेटजी बताई, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, जब वो आते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं ना, उसकी खुशी का मतलब कोई ठिकाना नहीं मेरी खुशी का। मतलब सीधी बात है, किसी को आइडियल मानना और फिर अपने को कोई आइडियल माने, तो वो एक अलग। वो एक अलग खुशी है जीवन का, मतलब वो जीवन का लक्ष्य है मेरा, कि भाई जैसे मैं आईएएस बनना चाहता था, तो आईएएस में बन नहीं पाया। दो बार मेरे मतलब 315 और 314 रैंक आई, तो मैं अटक करेगा आईआरएस में, 100 रैंक से नीचे चाहिए थी, तो मैं बढ़ नहीं पाया। तो वो आईएएस बनने का सपना जो था, वो इसलिए भी था, जब पढ़ा ना एथिक्स मोरालिटी को पढ़ा, तो समाज के प्रति और करुणा जागी और कंपैशन जागा, कि समाज का कुछ भला करना है यार। तो उसमें क्या है, आईएएस के अंदर आप जो रियल बेनिफिशियरी है ना, उनसे डायरेक्ट टच में रहते हो, आप उनकी मदद करते हो, शाम को आपको बड़ी अच्छी नींद आती है, किसी गरीब का भला करते हो, किसी दुखी का भला करते हो। लेकिन हमारी सर्विस में क्या है, वो खुशी डायरेक्ट नहीं है, हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये पैसा फिर आईएएस आईपीएस खर्च करते हैं समाज के ऊपर, तो वो जो डायरेक्ट लिंक मिसिंग है ना, उसको पाने के लिए मैं ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कि भाई इनके डाउट दूर करके ना मुझे खुशी मिलती है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, अगर कोई बच्चा चाहे कि भाई एक इंसान अमन बिस्ला नाम का जो कामयाब हुए हैं और इस तरीके से फेलियर हो गए, क्योंकि ये भी आप एक संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी होगी आज के टाइम में, कि आदमी वही चीज़ है कि बुक्स में कम इंटरेस्ट करके एक सामने इंसान जो फिल्मी रूप से एक स्टोरी टाइप में कुछ बता रहा है, अगर हम उनसे जुड़ना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या उनसे सीखना चाहते हैं, तो उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं? डॉक्टर अमन बिस्ला के नाम से ना मेरा
यूट्यूब चैनल भी है, एक वेबसाइट है जहाँ बच्चे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। लाइव सेशन में यूट्यूब के ऊपर लेता हूँ, और मैं बुक भी एक लिख रहा हूँ, वो भी जल्दी ही लोगों तक पहुँचेगी, पावर ऑफ लेस। तो कि भाई कम जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इन माध्यम से बच्चे जो मेरे नॉलेज को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलो लास्ट में जिस डिपार्टमेंट में आप बैठे हो ये भी बता दो, फिर अपने जो इंडिया है यानी राष्ट्र है उसके निर्माण में या देश को आगे बढ़ाने में इनकम टैक्स का रोल क्या है? इनकम टैक्स मतलब सरकार के लिए पैसा जो सरकार खर्च करती है देश के उत्थान के लिए। जितना ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे वो पैसा कहाँ लगता है। लोग सोचते हैं कि हम पैसा सरकार को दे रहे हैं, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो पैसा सरकार को दे रहे हैं इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप एक बार ध्यान से सोचो, सरकार तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक माध्यम है बस। वो पैसा लग कहाँ रहा है? वो पैसा क्या आर्मी में जो बच्चे हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं, जो दिन रात धूप बारिश में और बंदूक का निशाना उसकी तरफ है -5 डिग्री -10 डिग्री पर जो रहते हैं, कब उनके ऊपर गोली कब अटैक हो जाए पता नहीं उनको। उनकी तनख्वाह कौन पे करता है? आपका टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है। पुलिस वाले जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं उनकी तनख्वाह कौन पे करता है? बिजली जो हमारे घर तक आती है, इंटरनेट जो हमारे घर तक आता है, जो बस चलती हैं, जो ट्रेन चलती हैं, जो सड़कें हैं, जो बांध है, जो जहाज है उड़ता है, जो सरकारी महकमे में डॉक्टर हैं सरकारी, जो सरकारी बिजली के विभाग में, जो स्कूलों में अध्यापक हैं, जहाँ गरीब लोग पढ़ सकते हैं, जो गरीबों तक जो खाना जाता है, वो पैसा कौन दे रहा है? इनकम टैक्स दे रहा है। सरकार को थोड़ी दे रहे हो यार। आप गर्व करने की बात है। आप ये सोच लो मैंने जो पैसा दिया ना वो किसी गरीब बच्चे का मिड डे मील बन रहा होगा, सही बात है। किसी पुलिस वाले की तनख्वाह बन रही होगी, किसी डॉक्टर की सैलरी बन रही होगी, कोई सड़क कोई गली मेरे आसपास बनी है वो बन रही होगी, देश के डिफेंस के लिए जो बंदूकें मिसाइलें जो आती हैं उनका पैसा मैंने दिया, सरकार को नहीं दिया, देश के निर्माण में दिया। अगर ये बात सोच ले आदमी टैक्स 2 रुपये फालतू नहीं देगा। या तो एक प्रकार तो वही होगी, हम पैसे इकट्ठे करके किसी की मदद कर रहे हैं और मदद अपने देश की हो रही है। अपने देश की हो रही है। तो इनकम टैक्स को आप ये ना सोचो कि सरकार को पे कर रहे हो, सोचो कि देश के निर्माण में या आपके देश के जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान में, जो फ्री राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, जो गरीब बच्चों को, जो SC ST कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको जो पैसा मिलता है, उनकी जो मदद होती है, क्योंकि दुखी हैं, वो सक्षम नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए आप पैसा दे रहे हो सरकार को। सरकार तो उस पैसे को यूज़ कर रही है, वहाँ सरकार को नहीं दे रहे हो। और उसमें ये भी है कि हम बोलते हैं कि सरकार ने सुविधाएं दी है, फिर तो सुविधाएं सरकार की नहीं, सरकार की पॉलिसी, सुविधाएं तो पब्लिक ने दी। पब्लिक ने दी है, आपके पैसे ने दिए, आपके टैक्स ने दिए। क्यों बोलते हैं GST का बिल लेके आओ, ताकि वो पैसा आम जनता तक पहुँचे, वो देश के निर्माण में लगे। अगर आप बिल नहीं लेके आओगे तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो दुकानदार है उसकी कमाई है, लेकिन अगर आपने बिल लिया या आपने अपना टैक्स इनकम टैक्स पे कराया, वो समाज के कल्याण में लग रहा है, अपने देश को उठाना है। अगर देश को अमेरिका चाइना से ऊपर लेके जाना है तो इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, तभी तो आगे निकलेंगे आप। हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है, जो सक्षम है, जितना सक्षम है उसको देना चाहिए। चलो लास्ट में युवाओं के लिए कोई ऐसा मैसेज कि कम से कम मैं तो ये कहूँ कि किसी की तो लाइफ बदले आपकी तरह। युवाओं से ना मेरी बहुत ज़्यादा अपील रहती है कि आप जो है ना, कोई देश है ना वो किससे बनता है? युवाओं से बनता है, लोगों से बनता है, बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे, इन सब से मिलके देश बनता है। अगर मेरा शरीर जैसे बना हुआ है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, अगर मेरे शरीर की कोशिकाएं हेल्दी हैं तो मेरा शरीर हेल्दी है, मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। एक भवन बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, अगर वो ईंटें कमज़ोर हैं तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर वो ईंटें मजबूत पकी हुई ईंटें हैं तो वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी सालों साल तक। उसी प्रकार अगर देश के युवा मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, अपने इन सोशल मीडियाओं से हटके किताबों से ज्ञान ले रही है, पढ़ रही है, अपने आप को निखार रही है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में, चाहे वो कोई खेल में, कोई पेंटिंग में, तो वो अपने देश का नाम रोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश मजबूत हो रहा है। जब युवा मजबूत हो रहा है तो देश मजबूत हो रहा है, क्योंकि एक एक युवा मैटर करता है। कोई ओलंपिक्स में नाम रोशन कर रहा है, कोई विराट कोहली की तरह भारत को जो है वर्ल्ड कप जिता के ले रहा है, रोहित शर्मा की तरह, धोनी की तरह, कोई जो है साइंटिस्ट बन रहा है, कोई दूसरे देश में जाकर दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां ने चला रहा है, नाम तो भारत का हो रहा है ना। जो डॉक्टर अच्छे बन रहे हैं वो देश में गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जो युवा अपने आप को निखारते हैं वो देश के लिए ही योगदान कर रहे हैं। हम सुधार तो खुद कर रहे हैं, हमारे परिवार का भला है,
हमारे समाज का भला है, उससे ऊपर हमारे देश का भला है। तो आप जब अपने अंदर मेहनत करते हो, जब अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो भला तो करो खुद का, लेकिन फ़ायदा होगा समाज का और देश का और आपके परिवार का। अगर आप नौकरी लग गए, कामयाब अगर आप हो गए, तो आपके माँ बाप खुश होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी खुश होंगे, गांव में चर्चा चले, गांव के लोग आपकी हमारा नौकरी है की मदद कर सकोगे आप उनकी, देश का भला होया ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब है युवाओं को ये सोचना चाहिए कि मेहनत क्यों करनी है, पढ़ना क्यों है, गलत काम क्यों छोड़ देना है, नशे पत्ते से दूर क्यों होना है, सोशल मीडिया को डिलीट क्यों करना है, क्योंकि तुम्हें इस देश को महान बनाना है। चलो एक चीज़ और दिमाग में आया, मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि एक बच्चा है, मान लो कोई भी, उसका टारगेट है, उसका सपना आप ही की तरह के यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन उसके सामने उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जो हालात हैं वो ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर यूपीएससी के बारे में सोचा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उनके जो हालात बोल रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि शायद हो सकता है भाई भरपेट रोटी भी ना हो, तो वो बच्चा फिर कैसे आगे बढ़े, उसको क्या करना? सबसे पहले तो उसको मूवी देखनी चाहिए 12th फेल। 12th फेल में ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसा ही एक बच्चा है और वो रियल स्टोरी है कि वो कैसे आईएएस बना। आप यूट्यूब के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। यानी मोटिवेट होना पड़ेगा। आपका अंदर का जुनून कितना है वो मैटर करता है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल मैटर नहीं करती इस एग्ज़ाम के लिए। यूट्यूब पे आप अपने फ़ोन से घर बैठ के पूरे यूपीएससी के सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे आपको, सारी वीडियो फ्री में मिल जाएंगे आपको। आपको खुद से लगन से अगर आपको काम कर लो तो इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो बहुत आसानी से, चाहे कैसी भी हो स्थिति। चाहे कैसी भी फाइनेंशियल स्थिति हो आपकी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती बातें और कीमती टाइम के लिए। थैंक यू सो मच आपका कि आपने भी टाइम निकाला, बिहार से स्पेशल आए मेरे पास और अपना टाइम आपने मुझे दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमन बिसला, और मैं तो ये कह सकूँ कि भाई ये जो 35-40 मिनट की जो बातें हैं ना, अगर कोई भी बच्चा जो आज 10वीं में या +2 में, वही इन वाली बात है कि ये नहीं है कि आपने वीडियो देख ली, फ़ोन साइड में रख लिया, उसके बाद आपने मूवी चला ली। मैं तो ये कहूँ कि इनकी वीडियो देख के रात ने फ़ोन बंद करके और आंख बंद करके सोचना उस 40 मिनट में इनने क्या बोले है, क्या आपने सुना, और उसके ऊपर गुणना है। जैसे बुजुर्ग कहा करते भाई, सुनना मत, इसको गुणो आप, यानी उसको ऊपर अप्लाई करो, अमल करो, इम्प्लीमेंट करो उसके ऊपर। उसने अपने दिमाग में घुसा लो कि जब एक इंसान यहाँ तो उठ के और यहाँ आ सकता है, तो क्या पता आप उससे अच्छे हो, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये वीडियो आपने शेयर करनी है, क्योंकि आपका एक शेयर करने से क्या पता किसी झूपड़े वाले बच्चे के पास ये वीडियो चली जाए। स्मार्टफोन सबके हाथ में आजकल, और क्या पता उसके अंदर एक जुनून, उसके अंदर एक आग पैदा हो जाए, और जो उसको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा सके, कल को वो भी अमन बिसला की तरह किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाएंगे, और एक कामयाब इंसान हज़ारों को कामयाब कर सकता है। ज़रूर वीडियो शेयर करनी। आपका जो अनुभव है, आपके जो शिक्षा इसमें, वो सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर लिखना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा इनकी टीम से संपर्क करने के लिए, या जो भी इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे डिस्प्ले में मेंशन ज़रूर करूँगा। जय जवान जय किसान।